Hello, students. I welcome all of you to the chapter number 10 of a series on Transfer of Property Act. So, today we'll be studying chapter related to mortgage. अब मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज भी एक ट्रांसफर है। हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो सेक्शन 5 के इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं मॉर्गेज को बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इंटर वाइवर्स। इट इज बीइंग डन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या होता था? समटाइम्स एन इंडिविजुअल बोरोज मनी फ्रॉम अदर्स टू सेटिस्फाई हिज नेसेसिटीज। जब किसी को पैसे की जरूरत होती थी तो फिर लोग क्या करते थे? मतलब पैसे की जरूरत होती थी तो बोरो करना पड़ता था। तो फिर एंशियंट टाइम्स में क्या होता था? इट देयर वाज आल्सो टेंडेंसी टू बोरो द मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। ठीक है, तो मनी लेंडर्स क्या करते थे? प्रॉपर्टी रख लेते थे बोरोवर की एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी प्रॉपर्टी वाज टेकन बाय द बोरोवर्स, जो मर्चेंट्स होते थे उस टाइम पे। ठीक है, फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये जो टेंडेंसी थी इसको बाद में प्लेज कहा जाने लगा फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड मॉर्गेज कहा जाने लगा फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। प्लेज लाइक इन द केस ऑफ गोल्ड वगैरह, यू मस्ट हैव सीन that people keep their loan, their gold as a security and take money in return, and later they have an option to return the money and take back their gold. In a similar manner, mortgage bhi hai. Mortgage is also, mortgage is a kind of security given by the borrower जो पैसे उधार लेता है। ठीक है, उसको वो एक सिक्योरिटी देता है एक तरीके से। मॉर्गेज इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी गिवन बाय अ बोरोअर। जो लोन ले रहा है वो सिक्योरिटी दे रहा है लोन के रीपेमेंट के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि द क्रेडिटर डज नॉट नो द डेटर। ठीक है, और इवन इफ ही नोज हिम, फिर भी फॉर सम श्योरिटी कि अगर वो पेमेंट कर नहीं कर पाता है, हमारा जो लोन ले रहा है अगर डेटर पेमेंट नहीं कर पाया तो फिर क्या करेगा क्रेडिटर? ही विल हैव नो ऑप्शन। तो a secured creditor is always better than a unsecured creditor. ठीक है, तो security given by the borrower debtor for repayment of loan of the loan to lender or creditor. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है मॉर्गेज का? टू सिक्योर द डेट और अदर ऑब्लिगेशन। ठीक है, डेट को सिक्योर करने के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी को देते हैं एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, ये लेंडर को प्रोटेक्ट करता है फॉर इवन इफ अ बोरोअर, अगर वो इंसॉल्वेंट भी हो जाता है बोरोअर, तो भी जो भी मनी है जो उसने लेंड किया है वो रियलाइज करा जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके। ठीक है, जो उसने प्रॉपर्टी दी है एज अ सिक्योरिटी उसे सेल करके हमने जो लोन दिया है उसे रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, द क्रेडिटर कैन रियलाइज द लोन। ओके, लेट्स सी सेक्शन 58 जो है हमारा टीपीए का, वो क्या कहता है? मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो भी वेरी स्पेसिफिक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड। अगर हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं, तब हम कहेंगे कि उसके ऊपर हम मॉर्गेज कर सकते हैं, लाइक इट शुड बी डिफाइंड। ठीक है, इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। जो यहाँ पे हमें लोन मिल रहा है उसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है, जो मनी दिया हुआ एडवांस बाय वे ऑफ लोन, या फिर हो सकता है कोई पास्ट डेट हो या फ्यूचर डेट हो जिसको चुकाने के लिए हमें मॉर्गेज करना पड़ रहा है, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट। परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट मीन्स हमने जैसे उधार पे कोई चीज ली है। ठीक है, आप सोच लो कोई एक कॉस्टली चीज सोच लो, लाइक किसी फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी इज टेकन ऑन लोन। ठीक है, अगर प्लांट एंड मशीनरी आपने लोन पे ली है तो फिर उस लोन को प्रीपे करने के लिए भी हम अपनी प्रॉपर्टीज को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम कह देंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कुछ और लिया है, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी। ठीक है, कोई पिक्यूनरी लाइबिलिटी थी, उसके लिए हमारा हमारा पिक्यूनरी लाइबिलिटी थी टू पे फॉर दैट प्लांट एंड मशीनरी, बट व्हाट वी डिड इंस्टेड, वी मेड अ मॉर्गेज। कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हमने मॉर्गेज का। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफरर को हम मॉर्गेजर कहते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, द पर्सन हु इज गिविंग हिज प्रॉपर्टी is called the mortgager, and the person who gives loan and takes the property is called the mortgagee. ठीक है, the principal money and interest, not only the money which is given as loan,
बट ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑन इट, दोनों को ऐड करके हम क्या बोलेंगे, मॉर्गेज मनी। ठीक है, उसके बाद में द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड अ मॉर्गेज डीड। ओके, जो हमारा डीड है, डॉक्यूमेंट है, बाय विच अंडर इन विच ऑल द क्लॉजेज आर रिटन रिगार्डिंग द मॉर्गेज, उसे हम मॉर्गेज डीड कह रहे हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज। हमने 3 एसेंशियल्स देखे यहाँ पे मॉर्गेज के। तो क्या है एसेंशियल्स? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, मॉर्गेज कैरीज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट विद इट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट विद इट merely to secure the due payment of debt, only to secure the due payment of debt। if by chance अगर वो पेमेंट नहीं हो पाती है, वो पेमेंट ड्यू हो जाती है, तो सिर्फ उसके पेमेंट के लिए हम एक इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, हम कोई ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये सेल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हेयर इन इज डिफरेंट फ्रॉम सेल बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ फुल ओनरशिप। ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं है फुल ओनरशिप का ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रादर ओनली एक्सेसरी राइट, एक सिर्फ एक्स्ट्रा राइट है उस प्रॉपर्टी में से अपने ड्यूज को चुकाने का। ठीक है, thus the mortgagee's interest in the property mortgaged terminates by the payment ऑफ द मॉर्गेज मनी। ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाता है मॉर्गेज मनी की पेमेंट से। जैसे ही हमने पेमेंट कर दिया, अब हमारे ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है मॉर्गेजी की, कोई भी लाइबिलिटी मतलब कोई भी राइट्स नहीं बनते हैं हमारी प्रॉपर्टी पे, वंस वी हैव मेड द पेमेंट ऑफ द लोन विच वी हैड अर्लियर टेकन। ठीक है, अ मॉर्गेज क्रिएट्स अ राइट इन रेम, सच राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज। राइट इन रेम इज राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो राइट है यहाँ पे मॉर्गेजी के पास में, दैट इज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड and may be enforced against a bona fide purchaser for value irrespective of notice। तो कोई भी bona fide purchaser है, अगर उसको नॉलेज है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है तो उसके पास में राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मॉर्गेज रजिस्टर्ड होता है, और अगर किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है इन द टर्म्स ऑफ मॉर्गेज, तो फिर इसकी नॉलेज हम मानते हैं कि इसकी नॉलेज किसे होगी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसे होगा, सारे वर्ड को। कोई भी अगर इंटरेस्ट दिखाता है प्रॉपर्टी में, वो किसी तरीके के राइट्स ले रहा है, तो उसे प्रॉपर्टी का सारा जानकारी ले लेनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड एसेंशियल इज स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुआ? द सिक्योरिटी मस्ट बी इन द शेप ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं तो वो वॉइड हो जाएगी वेगनेस के लिए। मतलब प्रॉपर्टी को सफिशिएंटली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जनरल या एम्बिगियस टर्म्स में नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन क्या है? मॉर्गेज मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन विच में आइदर भी मनी, जो उसने पहले मनी एडवांस किया था, या फिर लोन की तरह एडवांस करेगा। क्रिएशन ऑफ डेट, अगर कोई पास्ट डेट है या फ्यूचर डेट हो सकती है। कंसिडरेशन परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन अगर आपने मॉर्गेज दिया है तो सामने वाले ने आपको मनी की जगह कुछ ऐसा दिया हो जो पिक्यूनरी जिसकी वैल्यू हो। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज देखेंगे। अब हमने मॉर्गेज का अभी तक डेफिनेशन देख लिया, दैट वाज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, डेफिनेशन हमने समझ लिया, एसेंशियल समझ लिया मॉर्गेज के। नाउ वी हैव टू सी काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। वी हैव 6 काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ओके, usufructory mortgage, English mortgage, mortgage by deposit of title deeds and anomalous mortgage। ये सारे सेक्शंस इनके साइड में लिखे हुए हैं जहां जहां पे ये मेंशन्ड है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सिंपल मॉर्गेज। अब सिंपल मॉर्गेज की का क्या, लेट्स बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है देख लेते हैं। जहां पे विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन, पोजेशन जिसके पास जो ओनर है उसी के पास पोजेशन रहेगा। ठीक है, जो हमारा मॉर्गेजर है उसी के पास पोजेशन रहेगा ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली। अब यहाँ पे बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली का मतलब क्या है कि अगर बाय चांस उसकी प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है उस लोन को और उस इंटरेस्ट को पे बैक करने के लिए, मॉर्गेज मनी लिखा है यहाँ पे, तो मॉर्गेज मनी अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, मॉर्गेज मनी का मतलब होता है दोनों। मॉर्गेज मनी इंक्लूड्स द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एंड मॉर्गेज मनी ऑल्सो इंक्लूड्स द इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर ये जो हमारा पूरा मॉर्गेज मनी है इसको प्रॉपरली
मतलब ये अमाउंट पे नहीं कर पाती है हमारी प्रॉपर्टी, तो फिर जो हमारा मॉर्गेजर है उसके पर्सनल अकाउंट से भी उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी एंड अग्रीज एक्सप्रेसली, वो एक्सप्रेसली अग्री करता है दैट इवन दैट इन द इवेंट ऑफ फेलिंग टू पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट द मॉर्गेजी शैल हैव अ राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड का मतलब क्या है कि वो कोर्ट के इंटरवेंशन के थ्रू प्रॉपर्टी सेल करा सकता है। ठीक है, और जो प्रोसीड्स ऑफ द सेल होंगे टू बी अप्लाइड, जितना जरूरी है, जितना प्रोसीड्स है सेल का, जितना हमारे मॉर्गेज मनी को सेटिस्फाई कर रहा है उतना ठीक है, बाकी का क्या होगा, बाकी का रिटर्न कर दिया जाएगा हमारे मॉर्गेजर को। ठीक है, तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए सिंपल मॉर्गेज के? फर्स्ट इज नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कोई हम पोजेशन अपना ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं अपने मॉर्गेजी को। पर्सनल लाइबिलिटी है मॉर्गेजर का, उसका मतलब क्या है, विच हियर मीन्स दैट नॉट ओनली द इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड बी सोल्ड, ना कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होगी, पर बिकॉज ऑफ पर्सनल ऑब्लिगेशन द अदर पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉर्गेजर कैन ऑल्सो बी सोल्ड। जो हमारा मॉर्गेजर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल की जा सकती हैं। कंपल्सरी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, the mortgagee can cause the property to be sold through the court's intervention so that the proceeds of sale could be applied in payment of mortgage money। ठीक है, कोर्ट के थ्रू सेल करा के उसका जो भी हिस्सा बनता है, जो भी मॉर्गेज मनी का अमाउंट बनता है, वो वो कोर्ट के थ्रू ले सकता है। मॉर्गेजी कैन टेक इट थ्रू द कोर्ट। ओके, दिस वाज सिंपल मॉर्गेज, हमने इसके चार इंग्रेडिएंट्स देख लिए। लेट्स मूव ऑन टू मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या है, जहां पे हम सिर्फ दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि इट इज अ सेल, बट एक्चुअली में इट्स नॉट अ सेल। ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंसिबली इज समथिंग विच इज जस्ट टू शो द आउटर वर्ल्ड, बट इन एक्चुअल नहीं। एक्चुअल का अपोजिट समझ लो, वेर द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली बस ऐसे ही दिखावा कर रहा है कि प्रॉपर्टी हमने मॉर्गेज नहीं करी है, हमने प्रॉपर्टी सेल करी है। ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, बट ये है इन एसेंस मॉर्गेज ही। ठीक है, ऑन द कंडीशन दैट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर जो हमारा मॉर्गेजर है वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया, डिफॉल्ट कर दिया उसने पेमेंट में, ठीक है, तो जो हमारी सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। आर सेल विल बिकम एब्सोल्यूट अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है मॉर्गेजर। ठीक है, और अगर वो पेमेंट कर देता है तो फिर बायर क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा सेलर को। ठीक है, द कंडीशन ऑन अदर कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड, अगर जो भी हमारा लोन का अमाउंट है वो पेमेंट कर दिया गया है, तो हमारी जो फर्स्ट ऑस्टेंसिबल सेल है ना, दैट ऑस्टेंसिबल सेल शैल बी वॉइड। ऑस्टेंसिबल सेल शैल बी वॉइड एंड दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द ऑस्टेंसिबल बायर, जो पहले हमारा बायर था, जो हमारा यहाँ पे मॉर्गेजी था, वो ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी किसे, मॉर्गेजर को ट्रांसफर कर देगा ऑन द पेमेंट ऑफ द लोन अमाउंट। ठीक है, the transaction is called a mortgage by conditional sale provided that no such transaction shall be deemed to a mortgage unless the condition is embodied in the document which effects or purports to effect the sale। तो अगर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मॉर्गेज स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो हम उसे मॉर्गेज मानेंगे, नहीं तो उसे हम सेल ही मानेंगे। ठीक है, ओके। तो हियर इन मॉर्गेजी इज नॉट बाउंड पर्सनली, यहाँ पे मॉर्गेजी पर्सनली बाउंड नहीं होता है, दैट इज वन थिंग। ठीक है, मॉर्गेजी ओनली गेट्स क्वालिफाइड ओनरशिप विच राइपन्स इनटू एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑन फेलियर टू पे द डेट। तो जो मॉर्गेजी है उसको सिर्फ एक क्वालिफाइड ओनरशिप मिलती है विच विल बी क्वालिफाइड इन फ्यूचर, अगर पेमेंट नहीं कर पाता है हमारा मॉर्गेजर। ठीक है, तो मॉर्गेजी ओनली गेट्स क्वालिफाइड ओनरशिप which ripens into absolute ownership on failure to pay debt. Thus, remedy is foreclosure, obtaining a decree from court to debar mortgager from his right of redemption। अब ये जो दो चीजें हैं ना, रिडेम्पशन और फोरक्लोजर, इसे हम आगे क्लैरिटी से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि मॉर्गेजर का राइट होता है कि वो अपना पेमेंट करे और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले, उसको हम रिडेम्पशन कह रहे हैं। और मॉर्गेजी के पास में इसका ऑपोजिट राइट होता है कि वो मॉर्गेजर को रेस्ट्रिक्ट कर सके,
फर्दर रिडेम्पशन ना करा सके मॉर्गेजर, ठीक है, वो हमारा फोरक्लोजर कहा जाता है कि अब मॉर्गेजर के राइट्स खत्म हो गए हैं, मॉर्गेजी के राइट्स वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, थर्ड टाइप ऑफ मॉर्गेज इज इंग्लिश मॉर्गेज। अब वो थोड़ा सा सिमिलैरिटी लगेगा हमें इंग्लिश मॉर्गेज और कंडीशनल सेल में, बट वी विल सी द मेजर डिफरेंसेस। ओके, English mortgage में where the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfers the mortgaged property absolutely to the mortgagee. Conditional sale में क्या था? Conditional sale में हम सिर्फ ostensible sale कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो mortgage property है वो absolutely transfer हो रही है हमारे mortgagee को, but subject to a proviso। सिर्फ एक प्रोविजन लगा हुआ है जो कह रहा है रीट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। जब हमारा मॉर्गेजर पेमेंट कर देगा, लोन अमाउंट चुका देगा, तो फिर प्रॉपर्टी क्या होगी? रीट्रांसफर होगी। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज इंग्लिश मॉर्गेज। इसको हम इंग्लिश मॉर्गेज कह रहे हैं। यहाँ पे दो ट्रांसफर्स हो रहे हैं। यहाँ हेयर एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड विच डाइवेस्ट और कैंसल्स ऑन रीपेमेंट। एक बार प्रॉपर ट्रांसफर हुआ है, वो ट्रांसफर कैंसिल होगा जब पेमेंट हो जाएगा और प्रॉपर्टी क्या होगी? दोबारा से ट्रांसफर की जाएगी। और अगर इन केस ही फेल्स टू पे, हमारा मॉर्गेजर पे नहीं कर पाता है, तो फिर रेमेडी क्या है? प्रॉपर्टी की जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी और कोई फोरक्लोजर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ओके, इंग्लिश मॉर्गेज के इंग्रेडिएंट्स क्या है? फर्स्ट इज पर्सनल ऑब्लिगेशन। अगर उस प्रॉपर्टी को सेल करके भी, मतलब उस प्रॉपर्टी को दे के भी अगर हमारा मॉर्गेज मनी नहीं चुकाया जा पा रहा है, जस्ट लाइक सिंपल मॉर्गेज, यहाँ पे भी पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है मॉर्गेजर की कि वो ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड की जा सकती है टू व्हाट? टू पे ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑफ द मॉर्गेजी। ओके, एब्सोल्यूट ट्रांसफर और सेल इज डन एक बार, और फिर एक सेल ये होगी, फिर रीट्रांसफर होता है अगर पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट देयर इज एब्सोल्यूट वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, बट देन देयर इज सब्सिक्वेंट डाइवेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। एक बार वेस्टिंग हो रहा है प्रॉपर्टी का, फिर क्या हो रहा है? डाइवेस्टिंग हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो हेयर देयर वुड बी टू ट्रांसफर्स इफ इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अगर अबव 100 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इसलिए इस वाले मॉर्गेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू पे द गवर्नमेंट ट्वाइस, बिकॉज एवरी टाइम वी मेक अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्कल रेट के हिसाब से वी हैव टू पे अ स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, तो उसके हिसाब से दो बार रजिस्ट्रेशन कराने के चक्कर में हमारा ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है गवर्नमेंट के को देने में। सो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज नॉट प्रेफर्ड। Okay, let's move on to our fourth type of mortgage, which is usufructory mortgage। अब ये usufructory mortgage क्या है? जहां पे मॉर्गेजर डिलीवर कर देता है। दिस इज वेरी सिंपल, मॉर्गेजर ने अपनी लैंड डिलीवर कर दिया, पोजेशन दे दिया मॉर्गेजी को। व्हाट? इन कंसिडरेशन ऑफ व्हाट? इन कंसिडरेशन ऑफ लोन अमाउंट उसने अपने लैंड का पोजेशन दे दिया एक्सप्रेसली, by or by implication binds himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee। ठीक है, possession दे दिया हमने mortgagee को, उसको फिर क्या? उसके ओवर एंड अबव हमने उसको ऑथराइज करा है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन करे, ठीक है, अपने पास रखे, जब तक कि मॉर्गेज मनी का अमाउंट हमारा पूरी की पूरी तरह पे ऑफ नहीं हो जाता है। अब ये पे ऑफ कैसे होगा? आप सोचिए, आपके पास में जो लैंड है आपने मॉर्गेज करी है, उस लैंड के ऊपर देयर आर फ्रूट्स, मैंगोज उगते हैं, तो एवरी ईयर एट एवरी हार्वेस्ट व्हाट कैन दिस मॉर्गेजी डू? ही कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द लैंड एंड ही कैन सेल दोज फ्रूट्स एंड ही कैन टेक प्रॉफिट्स फ्रॉम इट। उसी तरीके से अगर कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अगर यूसुफैक्टरी मॉर्गेज में आती है, तो उस बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ा के आप उससे रेंट्स और प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, जब तक कि आपके मॉर्गेज मनी का पेमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ऑथराइजेस हिम टू रिटेन सच पोजेशन until payment of the mortgage money and to receive the rents and profits accruing from the property or any part of such rents and profits and appropriate the same in lieu of interest of partly
इन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। ठीक है, मॉर्गेज मनी को चुकाने के लिए जब तक हो सकता है तब तक प्रॉपर्टी रहती है हमारे मॉर्गेजी के पास में, जब तक प्रॉपर हमारा मॉर्गेज मनी एक तरीके से फुलफिल नहीं हो जाता, जब तब तक वो उसुफ्रक्ट्स जो हमारा मॉर्गेजी है वो उसुफ्रक्ट्स लेता रहेगा हमारी प्रॉपर्टी से। ठीक है, मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी से। तो इस हम ट्रांजैक्शन को कह रहे हैं उसुफ्रैक्टरी मॉर्गेज। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ट्रांसफर हो रहा है पोजेशन का, वी सीन दिस। सिंपल मॉर्गेज में हमारा पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता था। ठीक है, मॉर्गेजी क्या कर रहा है? रिटेन्स द पोजेशन टिल द फाइनल पेमेंट। जब तक कि हमारी फाइनल पेमेंट नहीं हो जाती, वो तब तक हमारा मॉर्गेजर का लैंड अपने पास में, लैंड या बिल्डिंग अपने पास पोजेशन में रख सकता है। उससे वो रेंट ले रहा है, उसके फ्रूट्स वगैरह को सेल कर रहा है। यहाँ पे उसको हम उसुफ्रक्ट्स कहते हैं। जो रेंट्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, या फिर जो इस तरीके के फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो आप सेल कर रहे होते हैं, उन्हें हम उसुफ्रक्ट्स कहते हैं इस काइंड ऑफ मॉर्गेज में। ठीक है, तो राइट क्या होता है कि रिसीव एंड अप्रोप्रिएट करे जो रेंट्स और प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर उसको लगाता रहे, एड ऑन करता रहे तब तक जब तक कि मॉर्गेज मनी हमारा पूरी तरीके फुलफिल नहीं हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज डिलीवरिंग बैक द पोजेशन आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पोजेशन डिलीवर बैक कर रहा है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। जब तक कि मॉर्गेज मनी पूरी तरीके एडजस्ट नहीं हो जाता है, तब तक पोजेशन हमारे मॉर्गेजी के पास रहेगा। फिफ्थ पॉइंट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हमारा मस्ट है इस केस में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स क्या है? इट इज अ इक्विटेबल मॉर्गेज वेयर अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने टाउन्स के नाम दे रखे हैं क्योंकि अभी शायद हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, और दिस इज ओल्ड प्रोविजन, एंड इन एनी अदर टाउन जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में डिक्लेयर करती है कि दिस इज एप्लीकेबल इन आवर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मॉर्गेज की जो टाइटल डीड्स होते हैं, जो जमीन के पेपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देते हैं या फिर उसके एजेंट को दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो भी पेपर्स होते हैं वो दे देते हैं। किस इंटेंट के साथ में? विद द इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी। इस इंटेंशन के साथ में कि उनको एज अ सिक्योरिटी दिया जा सके और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको मतलब सामने वाली पार्टी को दिया जा सकता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, किसी राइटिंग की भी जरूरत नहीं होती है। इट इज नॉट वेरी कंपल्सरी। ओके, नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ मॉर्गेज इज अनॉमलस मॉर्गेज। अनॉमलस मॉर्गेज क्या होता है? अ मॉर्गेज विच इज नॉट अ सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, इट इज अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, an usufructory mortgage, an English mortgage, or a mortgage by deposit of title deeds within the meaning of this section is called an anomalous mortgage। मतलब क्या है कि मिक्सचर है, इंग्रेडिएंट्स है दो या दो से ज्यादा का, या फिर वो कोई नहीं है। मतलब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स किसी किसी भी मॉर्गेज का कोई भी इंग्रेडिएंट पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, जिस टाइप ऑफ स्पेशल मॉर्गेज को पार्टीज ने अपने हिसाब से बनाया है, ऐसे मिक्सचर को इंग्रेडिएंट्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट मॉर्गेजेस के, उनको हम कहते हैं अनॉमलस मॉर्गेज। मोस्टली हम बाय प्रैक्टिस देखेंगे कि इसके बेस्ट एग्जांपल में क्या होता है? सिंपल प्लस usufructory मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज प्लस usufructory मॉर्गेज हम देखते हैं। ओके, इस anomalous mortgage में। So we have seen by now 6 types of mortgages. Okay, now further we'll see modes of mortgage. अब modes क्या होते हैं mortgage के? देखो, mortgage can be effected by delivery of title deeds। ये हमने देख लिया कि टाइटल डीड्स जब हम करते हैं तब हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉ implies that deposit of title deeds is done with the intent to create a security and thus it is a contract to create a mortgage। ठीक है, सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज डीड, जहां पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो सिक्योर किया गया है वो 100 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस टाइटल डीड्स वाला जो मॉर्गेज है उसको हटा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हर मॉर्गेज में
अगर वैल्यू 100 रुपीज से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन हमारा कंपलसरी होगा। ठीक है, ऐसे प्लेसेस में भी वेयर डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज मेड, usufructory mortgage में भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ओके, एंड देन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज लेस देन 100, जहां पे हमारा जो प्रिंसिपल मनी जो हमें लोन अमाउंट मिला है वो लेस देन 100 है, तो वहां पे मॉर्गेज विदाउट रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट भी किया जा सकता है, सिर्फ बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। दिस इज रिडंडेंट एज ऑफ नाउ, बट व्हेन आवर लॉज वर मेड, so this was applicable at that point of time, तो अभी we just have to read it as a theory। ठीक है, however in case of simple mortgage जहां पे कोई delivery of possession नहीं होता, whatever may be the amount of money secured or obligation arises, it must be effected by registered instrument। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं है, पर यहाँ पे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट मस्ट होना चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था अपने सिंपल मॉर्गेज में। ओके, राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेजर। तो अब राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेजर क्या है, वी हैव टू सी दिस वेरी केयरफुली।